जिनेवा चलते हैं, वहां पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और गए हैं मुज़ाकरात जो कि बाद अज जो MOU साइन हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसके बारे में अब आगे फिर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और दो महीनों का वक्त दिया गया, 60 दिन का वक्त दिया गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर कोई मुआहिदा जो है वो साइन हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलाआत हैं अभी तक मुआहिदे के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि आज ही की ताज़ा तरीन जो खबर है, और वो खबर है जनाब सदर ट्रंप के हवाले से फॉक्स न्यूज़ ने दी है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ये जो MOU है ये कोई हतमी चीज़ नहीं है, ये तो एक मुफाहमत की याददाश्त है, और इसके नतीजे में 60 दिन का वक्त है ईरान के पास, और अगर इन 60 दिन के अंदर अंदर कोई फ्रूटफुल नतीजा ना निकला तो फिर हमारे सारे ऑप्शंस खुले हैं और हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। एक तरफ ये मामलात हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला भी, मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ये होने थे, इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया जाना था, इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाना था, इसको ईरान, अमेरिका, रूस के दरमियान जो मुआहिदा होना था, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो मुआहिदा होना था, इसको नाम दिया जाना था इस्लामाबाद अकॉर्ड का। लेकिन अब ये मुज़ाकरात शिफ्ट हो चुके हैं जिनेवा में, यानी कि यूरोप के पास ये चली गई है मेजबानी। ईरानी वफद वहां पे पहुंचा हुआ है, ईरान के वफद के साथ भी मुलाकात हुई। आप देख सकते हैं कि जो है शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, ईरानी वफद के सरबराह बाकर साहब जो स्पीकर हैं, उनकी क़यादत में उनके साथ वजीर खारजा भी मौजूद हैं, अब्बास साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जप्फियां पप्पियां सब कुछ हो रहा है और बहुत ही गर्मजोशी से मिला जा रहा है। दूसरी जानिब JD वैंस नायब सदर जो कि अमेरिकी वफद की सदारत क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है और उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि फील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। क्या कहते हैं ज़रा सुनाइएगा जी फील्ड मार्शल के बारे में। उन्होंने कहा है कि एक तो पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है, पहले ज़रा सुनाइए कैसे तारीफ कर रहे हैं फील्ड मार्शल की। I have a few other notes of appreciation. First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. I probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without. तो वो कह रहे हैं कि जी मेरे ज़िंदगी में दो बड़ी अहम शख्सियात हैं, एक मेरी बीवी है जो कि भारतीय है और एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, और पिछले 3 महीनों में मैं बहुत सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ राब्ते में रहा हूँ तो वो जनरल आसिम मुनीर थे। वो पता नहीं अब ये तारीफ़ कर रहे थे या फिर कुछ और, बहरहाल वो उन्होंने तारीफ़ ही की है और उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर है अगर उनकी अहलिया उनके नज़दीक कितनी अहम है, तो उन्होंने कहा कि दूसरे मेरे जो अहम तरीन हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। उसके बाद JD वैंस ने कुछ और गुफ्तगू भी की है, वो भी ज़रा सुनाइएगा जी। Solution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. तो वो कह रहे थे कि हम मिडल ईस्ट में अपने ताल्लुकात की नौइयत बदलना चाहते हैं, यानी उसमें ईरान भी शामिल है और ईरान के साथ ताल्लुकात की रिलेशनशिप की नौइयत तब्दील कर रहे हैं, यानी हम उन्हें दुश्मन से दोस्ती की तरफ ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी हनूस दिल्ली दूर अस्त, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो अबूर करने पड़ेंगे, बहुत सारे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं वो अबूर करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना आसान ये है नहीं। ईरान के मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और अमेरिका के मफादात उसके बिल्कुल बरक्स हैं। हाँ, अगर ये डील हो जाती है और अगर जैसा कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट चाहता है कि ये ऐसी डील हो,
تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو دنیا کو فائدہ پہنچے گا, مسلم امہ کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور اگر فلسطین کو یہ آزاد ریاست تسلیم کروا لیتے ہیں تو پھر تو یقیناً بات ہوگی. اور اگر یہ فلسطین کو آزاد ریاست بھی تسلیم نہیں کرواتے اور اسرائیل کو بھی اس معاہدے کا پابند نہیں کرتے اور اسرائیل کو بھی اس کے تابع نہیں کرتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو 60 دن ہیں بڑے کروشل ہیں. اور ان 60 دنوں میں ایک اور کام بھی کیا جائے گا, اور وہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ. ابھی آنے والے دنوں میں ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ اس سمٹ کا اہم ترین موضوع ہوگا اگلے 60 دنوں میں, کیونکہ جب تک ابراہیم اکارڈ کو تسلیم نہیں کیا جاتا پاکستان کے بارے میں, پاکستان کو ہے جی پریشر ہے پاکستان کے بارے میں کہ وہ تسلیم کرے, سعودی عرب تسلیم کرے, اور اگر پاکستان اور سعودی عرب تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو ایران واحد ملک رہ جائے گا, تگڑا ملک رہ جائے گا, جو کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں ہوگا. اور پھر ایسی صورت میں جو سارے کے سارے ہمارے مسلم یوتھ ہے اور مسلم امہ ہے وہ ساری کی ساری اس کی جذباتی وابستگی جو ہے اور وہ ہیرو سمجھے گی ایران کو, اور ایران کی طرف وہ پلکے گی. اور ایران پہ پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ جو پراکسی ہے حزب اللہ اور دیگر ان حماس اور ان کو سپورٹ بند کرے, ہر طرح کی اخلاق کی, سیاسی اور اسلحے کی سپورٹ بند کرے, تربیت بند کرے, تو پھر دوسری جانب شفٹ ہو سکتی ہیں چیزیں. اس لیے ابھی تک سعودی عرب نے اور پاکستان نے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے سے ابھی تک اپنے آپ کو روکا ہوا ہے, انکار نہیں کیا, روکا ہوا ہے. اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگر طے ہو جاتی ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. اور ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ ابراہیم اکارڈ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے سعودی عرب بھی, پاکستان بھی اور پھر تہران بھی. تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. فی الحال تو تعریف و توصیف ہو رہی ہے, کیونکہ فاکس نیوز کی خبر ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہنوز دلی دورست, ابھی تو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 60 دن ہیں, ان 60 دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. سنائیے گا ذرا. President Trump talked about the broader memorandum of understanding, indicating this is just a ceasefire extension. This is not the final deal with the Iranian regime. And the president says he holds the cards and maintains a variety of options if the Iranians don't make these serious commitments at the negotiating table. He said, I have a 60-day option, and I can do whatever I want after that option. So again, President Trump... تو یہ فاکس نیوز کی خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے, یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے, یہ صرف 60 دن کے لیے ہم نے جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کیا ہے, جنگ بندی میں توسیع کی ہے, اور 60 دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے پریشر ادھر بھی موجود ہے اور پریشر ادھر بھی موجود ہے. ایران پہ بھی انٹرنل پریشر موجود ہے جی, اور امریکہ پہ بھی پریشر ہے اسرائیل کا, کیونکہ اسرائیل ابھی تک جو ہے وہ آن بورڈ تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی جو آگے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں بھی اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں, اور اسرائیل کا فوجی جانی نقصان بھی اس میں ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہے اسرائیل امریکہ ایران ڈیل, اور اس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ کہا ہے جی, وہ بھی سنوا دیجیے گا. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. تو ان کے ساتھ عطا تاڑ صاحب بھی موجود ہیں, طارق فاطمی صاحب بھی موجود ہیں, لیکن ہمیں اس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہے وہ نظر نہیں آ رہے, اور نہ ہی ہمیں محسن نقوی صاحب نظر آ رہے ہیں, کیونکہ محسن نقوی صاحب کو پہلے ہی تہران بھیجا ہوا تھا ایک خفیہ پیغام دے کے. اور وہ خفیہ پیغام کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ قطر جو ہے وہ ایران کے اور امریکہ کے درمیان معاملات طے کروانے کے لیے پاکستان سے آگے نکل چکا ہے, اور اس لیے پاکستان کو جو ہے اس مرحلے میں پاکستان کو آؤٹ کرنا ممکن نہیں. تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. وہ ہے نون لیگ. نون لیگ خاص طور پہ کافی انڈر پریشر ہے, اور نہ صرف انڈر پریشر ہے بلکہ اب ان کے کچے چٹھے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں خاص طور پہ جو کہ فارم 47 دیا گیا تھا, بڑے ذوق شوق سے دیا گیا تھا, اور ہاری ہوئی جماعت کو پنجاب سب سے بڑا صوبہ اس کا اقتدار مریم صاحبہ کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور آج سے پہلے مریم صاحبہ کے بارے میں, پنجاب حکومت کے بارے میں, آل شریف کے بارے میں کوئی خبر جو ہے وہ گناہ کبیرہ تصور ہوتا تھا. فوراً مشی بھائی کا فون چلا جاتا تھا, فوراً ہمارے
ISPR साहब का फोन चला जाता था कि जनाब ये नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है जरा सुनिएगा कि पंजाब असेंबली में नदीम कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं। वो मोमना इकबाल का तस्करा कर रहे हैं और चद्दर साहब बैठे हैं, हुकूमती रुकन हैं, वो बैठे सुन रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और फिर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब वो कैसे मजे से चीजें ले रहे हैं, वो जरा जरूर सुनिएगा, सुनाइएगा जी जरा। करेगा तो कौन करेगा? सियासी बात फिर मोमना इकबाल करेगी, सियासी बात फिर चाहत फतेह अली खान करेगा। सर मेरी बात सुने जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने, ठहरे सर किसी शायर कुरैशी साहब शायर से पहले मेरी बात सुने। भैया आपने मोमना का नाम क्यों लिया? शी इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल, अपने वो शोबिस से उनका ताल्लुक है और बड़ा अच्छा वो काम करती हैं, हमें बड़ा उनका एहतराम है। तो आपने ये इसलिए क्या कहा कि वो क्यों उनका ये दिस इज वेरी 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 डिस्क्रिमिनेटरी प्रेजुडिस है ये बात आपकी, ये मैं हज़फ कर रहा हूं जी। नो नेम्स टू बी टेकन। आप बड़ी तसुब की ऐनक से देखते हैं, फिर आपका मोमना के खिलाफ तसुब है, बड़ी अजीब बात है। जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश, मैंने नहीं गुजारिश वो किया ठीक है, वो बात छोड़े सरदार सर, साहब। मेरी गुजारिश ये का तो मकसद- आपको देखे ना, ये तो दिस इज नॉट गुड। आप अपने अल्फाज वापस लें, अल्फाज वापस लें। मेरी अर्ज करने का मकसद मेरी मैंने जनाब से एक्सपन तो कर दिया, आपका अच्छा लगेगा, पॉलिटिकली वाइज लगेगा, आप कह दें कि सर, मैं आपसे फरते जज्बात में कह गया हूं। मेरी मौकफ सुन ले, उसके बाद जैसे आप कहेंगे हम हाजिर हैं। हमने तो आपकी हर बात माननी, हमारे पास तो सर उम्मीद की है कि आप हैं, इसके अलावा तो अंधेरा है हर तरफ। जनाब स्पीकर गुजारिश सिर्फ एक है, जब आप पॉलिटिकल लोगों को यह कहते हैं कि जी आप सियासी बात ना करें, सर हमारे पास तो और कोई काम नहीं है, काम आपके पास होगा। मैंने तो नहीं कहा अगर मेरी बहन वजीर इत्तलात को इतना गुस्सा है। तो ये मोमना इकबाल का तस्करा था और चदर साहब भी आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं और स्पीकर मलिक अहमद खान साहब भी आपको देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपने ये बात कैसे कर दी, लेकिन बात सारी हो भी गई तो हो भी गई, हसब भी कर दी, ये सब कुछ हो गया। तो कुछ अर्सा पहले, और आपको मालूम है कि चदर साहब जो हैं वो मरीम साहिबा के बहुत ही करीब हैं और जो लास्ट सेशन हुआ था, बजट सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी सबसे करीब वही नजर आए। और इस सारी सूरत हाल के बावजूद कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है, वो झगड़ा है, वो नज़र आ चुका है, मैदान में आ चुका है, बल्कि वो मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स पे मौजूद है। तो अगली जो गुफ्तगू की नदीम कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा जनाब करप्शन की दास्तानें जो हैं ज़ुबान ज़दे आम हैं, और ये फैसल वाडा साहब जो आप ही के इत्तेहादी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, और शाहिद मितला साहब सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी बात कर रहे हैं। तो भेजे ना जरा पीका का नोटिस क्यों नहीं भेजते, सुनाइए जी जरा। वजीर इत्तलात को इतना गुस्सा है, वो अपने कुलीग्स पर पीका के तहत केस दायर करती हैं। मैंने तो टीवी पर सर फैसल वाडा साहब को सुना, आपके इत्तेहादी हैं सर, उन्होंने फरमाया कि पंजाब में खातून है वो चंद सालों में खरबपति हो गई। सर मुझे तो नहीं पता, मैं तो बल्कि वाडा साहब से कहूंगा, भाई वाडा साहब, इसका उसका किसका किसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेकर बताएं लोगों को। और वो नाम ना भी ले सर फैसल वाडा साहब, पता बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। जनाब स्पीकर, तो ये बहन को बड़ा गुस्सा था, ये मुझे नहीं जनाब पता आपने क्यों सुना कि वो कहते हैं फैसल वाडा ने बता दिया, और वो नाम भी ले दें कि कौन सी वजीर है पंजाब की जो कि लाखों अरबों पति हो गई और प्रॉपर्टीज खरीद रही हैं, बैरून मुल्क खरीद रही हैं। तो वो कौन सी वजीर हो सकती हैं? क्योंकि इस वक्त एक खातून वजीर, एक नहीं एक से ज्यादा खातून वजीरों का जो है वो गर्दिश कर रहे हैं नाम, और बलूचिस्तान में भी कोई खातून वजीर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई खातून वजीर नहीं है, सिंध में भी सुना है कोई खातून वजीर नहीं है, और खातून वजीर सिर्फ या तो कौमी असम्बली में है या फिर पंजाब असम्बली में है, और इन सब का ताल्लुक नून लीग से है, और ये सब आले शरीफ के बहुत करीब हैं। तो बताया जाए फिर ये कौन कर रहा है, और अगर ये करप्शन कर रहा है तो किसने पकड़ी है, किसके पास फाइलें हैं। आगे फिर वो बताते हैं नदीम कुरैशी के शाहिद मितला ने तो खबर भी दे दी और सब कुछ कर दिया, तो क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा, जरा सुनाइएगा जी। बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। जनाब स्पीकर, मेरी बहन को बड़ा गुस्सा था,
मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा है। ये केस करे शाहिद मेहतला पर, सर जिन्होंने पाकिस्तान के टॉप के इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा कि एक खातून ने एक साल में 18 बिलियन रुपीस की करप्शन की पंजाब में, मेरे पास सबूत है। सर जब हम ये बात करते हैं हमें बोलने से रोका जाता है। आप सियासी बात ना करें भाई। मैं मोहम्मद नदीम कुरैशी अगर रुकन असेंबली हूं तो इमरान खान की वजह से हूं, जो अडियाला का कैदी है, जो अडियाला जेल में है, स्पीकर साहब थोड़ा टाइम का जिस पर सर 4 साल में, अप्रैल 2022 से लेकर आज तक सर 4 साल में हुकूमत, रियासत, तारे इदारे मिलकर उस पर कोई करप्शन का 1 रुपया साबित नहीं कर सके। ना कोई शुगर मिल, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ना कोई रमजान चपरासी, ना कोई FIA, ना कोई ईरान अली, उस पर जुर्म एक साबित हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की जात के अलावा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जो आपको कर सके। वाइंड अप करें जनाब स्पीकर, तो मेरा वतन है मुनव्वर उन्हीं चरागों से। इस वक्त पंजाब असेंबली की है, बजट सेशन चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs अरकान जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये है मुखालिफ हमारी जब चलती हैं तो फिर ऐसा ही होता है, और जब इख्तदार की राहदारियों में, बड़ी बड़ी राहदारियों में जब हलचल होती है तो फिर ऐसा ही होता है। क्योंकि और भी खबरें आ रही हैं, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताएंगे कि अब तो जुबान ज़द-ए-आम है कि बहुत कुछ होने वाला है। महमूद खान अजीज साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कौमी असम्बली बजट सेशन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है।